हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इनका स्टेटमेंट इस बात पर आया था कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोशलिस्ट इन शब्दों को हटा दिया जाए। लोगों की राय भी हमने सामने रखी है। कुल मिलाकर लोगों को पता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही ओवरवेलमिंग तरीके से लोग ये भी नहीं कहते कि हाँ पुरानी प्रीएम्बल पर लौट जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ओवरवेलमिंग तरीके से ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं पुराने प्रीएम्बल पर लौटना ठीक नहीं होगा। क्या आपकी सोच है? क्या आपको लगता है कि अब यह मौका आया है कि इन दो शब्दों को हटा देना चाहिए? देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात कि दत्तात्रेय होसबोले जी ने ये कभी नहीं कहा था कि मैं ये मांग करता हूँ। उन्होंने कहा था कि देश में अब इस पर विमर्श होना चाहिए कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये दो शब्द हमारे संविधान के मूल भावना में जो घुसाए गए थे जबरन, और वो भी तब जब सारे विपक्ष के लोग जेल में आराम कर रहे थे, कर्टसी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसकी हमें आज की मायने में ज़रूरत है कि नहीं, ये उन्होंने मांग की थी। देखिए, मांग मानना नहीं मानना अलग बात है, वो संसद का काम है। संसद में सरकार क्या करती है, विपक्ष क्या करता है, पारित होता है नहीं होता है, कैसे होता है, वो बहुत दूर की कौड़ी है, उस पर नहीं चलते हैं अभी। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा ना कि उस वैचारिक विमर्श की शुरुआत हो चुकी है देश में। आपके ये जितने आंकड़े निकले हुए हैं, जिसने भी सर्वे किए हैं, कम से कम उतने लोग के पास अब पहुंचे तो उतने लोग को पता, जिनको नहीं भी पता था कि ये नया प्रीएम्बल हमारा बना 1976 में, उनको पता लग गया कि पुराने प्रीएम्बल में क्या था। अब वो गूगल सर्च करेंगे, एआई लेंगे, सब कुछ पुराना प्रीएम्बल देखेंगे, नया प्रीएम्बल देखेंगे, उसका सोचेंगे कि ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। जब बाबा साहब ने हमारा संविधान दिया था तो बाबा साहब ने सोच समझ के संविधान दिया था, सारे संविधान का ढांचा इसी तरह से दिया था। और बाबा साहब ने बेकायदा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मीटिंग में लगातार ये कहा भी था कि ये शब्द को डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बाबा साहब का बहस है जो कि अंकित है संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बहस में। फिर लोग सोचेंगे कि ये करने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये होता है विमर्श। ये सोचना ही हम जीत है उस विचार की जो कहता है कि बाबा साहब के अमूल सिद्धांत को, अमूल संविधान को उसके वापस लौटाया जाए। आपने अभी अपने ओपनिंग डिबेट में कहा कि संघ क्या वैचारिक सत्ता की स्थापना चाहता है, तो आपका क्या मानना है? 1976 के पहले ये दो शब्द जब नहीं थे तो संघ की वैचारिक सत्ता थी क्या इस देश में? नहीं। ये सवाल मूल रूप से गलत है कि ये दो शब्द हट जाएंगे तो संघ की वैचारिक सत्ता की स्थापना हो जाएगी। अरे संघ इस देश का अंग है भाई, संघ इस देश से अलग नहीं है, इसी देश का हिस्सा है संघ। दूसरी बात, क्यों लोग ये ऐसा विमर्श चाहते हैं, क्यों लोग ऐसी मांग करते हैं? जैसे आपके सर्वे में कहा कि इतने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि ये हो, इतने प्रतिशत चाहते हैं कि हो जाए, चाहे पक्ष या विपक्ष। क्यों लोग ऐसा मांग करते हैं? जरा सोचिए जरा। कांग्रेस के राज में या यूपीए के राज में या थर्ड फ्रंट के राज में ऐसी मांगे क्यों नहीं उठती थी? क्योंकि लोग को अपेक्षा है कि संविधान में बहुत सारे गलत को इसी मोदी सरकार ने सही किया है, इसलिए लोगों को अपेक्षा है। धारा 370 35A ऐसा ब्लॉट हमारे संविधान पे कभी नहीं लगा था जिसको मोदी सरकार ने हटाया संवैधानिक तरीके से, और आज कश्मीर को इंटीग्रेट किया। ये देश 70 साल से एक देश दो संविधान दो निशान पे चल रहा था। इंटीग्रेशन ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर का, जो कि पहली बार हुआ। क्या ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे ये घिसते घिसते घिस के गायब हो जाएगा। नहीं गायब होता है सरकार, घिसते घिसते हटाना पड़ता है, जड़ें काटनी पड़ती है, जो कि मोदी सरकार ने काटा। 3 तलाक पूरे विश्व में किसी इस्लामिक देश में नहीं है, हमारे देश में लदा हुआ था। क्यों भाई? कुछ नहीं उस पर। यूसीसी एक प्रस्ताव है जो हमारे संविधान में प्रस्ताव दिया हुआ है कि हमारे संविधान कहता है कि यूसीसी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार सरकार को, हमारी भी सरकार को कह चुका है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। कमेटी बनी हुई, विचार कर रहे हैं, धीरे धीरे लाएंगे। और मॉडल कोड पे हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, उत्तराखंड में लग चुका है, बाकी सब जगह ट्रायल चल रहा है, देशव्यापी विमर्श हो रहा है, इसको भी लागू करेंगे। तो मोदी सरकार से लोगों की अपेक्षा है कि जो आज तक गलत हुआ वो सही अब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वैचारिक विमर्श हो रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इस टॉपिक को उठाया, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से फिर यह वैचारिक विमर्श लाखों करोड़ तक पहुंचेगा। जिनको नहीं पता है वो फिर पता करेंगे कि 1976 में क्यों जोड़ा था, क्या जरूरत थी समाजवाद और सोशलिज्म की बात करने की। जब हम बात तो हमेशा अच्छी है आलोक जी, मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि देश के प्रीएम्बल में जो चीजें लिखी गई है, ये चीजें क्यों लिखी गई है उस पर देश की जनता जाने और उस पर बहस हो, यह भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी होगा। नीरज मिश्रा, आपके पास आने के पहले मैं सिर्फ एक सवाल डॉक्टर अजय आलोक आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि 1998 में
जब प्रधानमंत्री वाजपेयी सत्ता पर थे तब उनके समय पे भी, जब बीजेपी की या एनडीए की सरकार थी, तब भी संविधान की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें भी यह मुद्दा उठा था कि क्या जो प्रीएम्बल में ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों का क्या करें, क्योंकि ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे, जो मूल प्रीएम्बल था उसमें ये नहीं थे। उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बहस को खत्म किया। उन्होंने केशवानंद भारती जो जजमेंट आया था उसका जिक्र किया, जो 1973 में आया था, और उसके बाद उन्होंने इस बारे में कहा कि सेक्युलरिज्म ये भारत की संस्कृति में है और इसीलिए इस बहस को हम दूर रखना चाहते हैं। तब तो सरकार ने इस बहस को दूर रखा। आज क्या वजह है एक बार फिर कि यह बहस को दोबारा निकालने की कोशिश की जा रही है? और अब तक तो सरकार की तरफ से इस पर रुख साफ नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि जो 1998 में समीक्षा के लिए कमेटी बनाई उसमें से बहस को दूर रखा गया और इसे एक बार फिर यह बहस वापस करना शुरू हो गया? डॉक्टर आजाद, सबसे पहली बात साहिल जी मैं बता दूं कि मैं यहां सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, जो कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जो कि विमर्श में यकीन रखती है। लाल कृष्ण आडवाणी हमारी जब भी सरकार बनी है वो लोकतांत्रिक सरकार बनी है और वो विमर्शों मैं आ रहा हूं, मैं आडवाणी जी के मैं आडवाणी जी और वाजपेयी जी दोनों पे आ रहा हूं। लोकतांत्रिक विमर्श के तहत ही हमें कोई फैसला करने में हमें सहूलियत होती है, अपनी आराम से हम सहजता के साथ कर पाते हैं। जब वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा की एक कमेटी बनाई थी, उसमें विपक्ष के बहुत मेंबर थे, उसमें बाकी लोग भी थे और एक मिलीजुली सरकार थी। उस वक्त ओपिनियन फॉर्म नहीं हो रहा था, इसलिए आडवाणी जी ने उस वक्त इस विमर्श को हवा देकर, और हमारा कारगिल युद्ध हो गया था, देश की और स्थितियों को देखते हुए इस विमर्श को उस समय खत्म कर दिया। हम उस समय पोजीशन में नहीं थे, आज हम इस पोजीशन में हैं। आज भी सरकार ये विमर्श नहीं कर रही है, कोई एनडीए सरकार की तरफ से ये विमर्श नहीं आया है। ये विमर्श करने का सुझाव आया संघ की तरफ से, उसको सेकंड किया बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, उसको सेकंड किया बहुत सारे देश के नागरिकों ने, और आज इसीलिए आज तक भी इस पे विमर्श कर रहा है, आपका सर्वे भी इस पे विमर्श कर रहा है, इसलिए बाकी विमर्श भी हो रही है। इस विमर्श का यह भी मतलब नहीं है कि संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट निकालने पर सरकार सैद्धांतिक सहमति बना ले, क्योंकि ये तो जब भी होगा पार्लियामेंट से होगा ना, जब पार्लियामेंट से होगा तो किसी से छुपेगा नहीं। तो आज हम ये विमर्श कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज जो दिख रहा है कि मैं जब से बड़ा हुआ, जब से मैंने संविधान पढ़ा, तब से मैं खुद सोचता था कि ये क्यों डाला गया, और मुझे तुष्टीकरण के अलावा इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता था। भाई आप जब समाजवाद डाल रहे हैं तो आप सोशलिज्म डालना, आप कैपिटलिज्म क्यों नहीं डालिए कभी? और इसीलिए प्योर तुष्टीकरण, वो भी इसलिए आपको लगता है मुसलमानों की फोर्सेबल, एक मिनट खत्म कर दूं, 10 सेकंड में कोशिश कर रहे हैं। साहिल जी 10 सेकंड दीजिए मुझे, साहिल जी 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए मुझे, जी खत्म करिए। इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर अत्याचार, जी इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं किए गए थे। फोर्सेबल कैस्ट्रेशन, नसबंदी करवा के कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की नसबंदी करवाई गई थी, 1 लाख से ऊपर लोग जेल डाल दिए गए थे। जब मुसलमानों में यह विरोध उपड़ने लगा तो उस वोट बैंक को बचाने के लिए, सहेजने के लिए यह सेक्युलरिज्म घुसा दिया गया। उस वक्त कोई मुसलमानों को तुष्टीकरण इसलिए क्योंकि मुसलमानों को पटाना था और कुछ नहीं था। शाहबानो केस में वही हुआ, हर चीज वही होते गया है देश में। 2013 में जो कम्युनल प्रोसेसिंग बिल लाने की कोशिश की गई थी वो भी इसी का हिस्सा। कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि तुष्टीकरण का मुद्दा है और जिसके वजह से ये दो शब्द इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस प्रीएम्बल में घुसा दिए गए थे। ये आपका दरअसल कुल मिलाकर आरोप है। ये आरोप बीजेपी कई दिनों से लगा रही है और इसी मुद्दे को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि इन शब्दों को हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं उस पर टिप्पणी करूंगा, वो भी मैं लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन नीरज मिश्रा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये डिबेट एक बार फिर छिड़ चुकी है, जो इससे पहले कई बार हुई है लेकिन उसके बाद खत्म भी हो गई, इस बार क्या सचमुच में ये कोशिश की जा रही है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि अब उनके पास सत्ता है तो एक बार फिर उनके वैचारिक मूल्यों के आधार पर यह प्रस्तावना हो जाए? साहिल जी, वैसे तो जो आपका आखिरी सवाल था अजय आलोक को, जिसने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया, उसी में बहुत सारे जवाब थे कि क्यों जो इनके आइडियोलॉजिकल स्टॉलवर्ड्स थे उनको भी आखिरी में यह हार माननी पड़ी कि देश की जो मूल भावना है, जिसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म एकदम एनग्रेव्ड है, उससे ये दूर नहीं हो सकते। और बात तो बहुत सीधी सी है साहिल जी, कि ना मस्जिद का ना मंदिर का सवाल है, ये तो संविधान के उजालों का हाल है, जहां हर मजहब को मिले बराबरी का अधिकार, जहां हर गरीब के सपने को मिले आधार। सेक्युलर और समाजवादी, यही तो पहचान है, यही तो मेरे भारत की असली जान है। देखिए, अजय आलोक जी को
इतने साल से इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर ये समझ नहीं आया कि इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड क्यों है। मुझे लगता है कि वो जो सेलेक्टिव रीडिंग की आदत है, जिसमें शायद ये अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27, 28, ऐसे ही अनुच्छेद 38, 39, 40, इन सारे अनुच्छेदों को इन्होंने उस सेलेक्टिव रीडिंग के दौरान दरकिनार कर दिया होगा। क्योंकि इस संविधान के अंदर हम इस बात को तो नहीं नकार सकते कि प्रस्तावना में 1976 में ऐड हुआ, लेकिन इस संविधान की जो मूल भावना है, उस मूल भावना में धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर और साथ ही साथ वो आर्थिक और सामाजिक आधार पर वो जो इक्वालिटी की बात रखी गई, वो जो प्रिंसिपल्स रखे गए, उसी को इस प्रस्तावना के अंदर डाला गया। और यही बात जब बार बार कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, तो जैसा आपने ठीक कहा, चाहे वो केशवानंद भारती का केस हो, चाहे वो एसआर बुमई का केस हो, चाहे वो मिनर्वा मिल्स का केस हो, इन सब केसेस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संविधान की मूल प्रस्तावना है उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म दोनों सबसे बड़े पिलर्स हैं और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और साहिल जी, हम लोगों को ये तो समझना होगा कि ये प्रस्तावना कोई सिर्फ शब्दों का एक संकलन नहीं है, ये तो हमारे उस संविधान की आत्मा है, ये तो हमें दिशा दिखाती है और उस दिशा से हम जैसे भटक जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर हम इस देश के अंदर संविधान में से सोशलिस्ट शब्द को हटा देते हैं, तो क्या वो जो पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है जिसके लिए पॉलिसी बनाना इस सरकार की जिम्मेदारी है, क्या हम उसको मजबूर कर पाएंगे कि आप ये सोशलिस्ट अप्रोच के साथ उस आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम कीजिए? आप इस देश से अगर इस संविधान से सेक्युलर शब्द को हटा देंगे, तो क्या इस देश का जो माइनॉरिटी वर्ग है, क्या आप उसको ये विश्वास दिला पाएंगे कि वो दोयम दर्जे का नागरिक नहीं हो जाएगा? इस देश के अंदर, इस संविधान के अंदर और उसकी मूल प्रस्तावना में इन शब्दों नीरज को मिश्रा इसीलिए जी, रखा गया है। नीरज मिश्रा जी, देखिए मैंने बात 10 वहीं सेकंड पर आती दीजिए। है। मैंने वहां पर डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र किया। मैं आता हूं आपके पास अजय आलोक। मैंने लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र किया, लेकिन उसी तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये जब डिबेट छिड़ी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब नेहरू ने उसको पुष्ट नहीं किया। वो खुद एक सोशलिस्ट थे, वो अपने आप को समाजवादी मानते थे, लेकिन उसके बावजूद नेहरू ये कह रहे थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो एक वेलफेयर स्टेट इंश्योर करता है। वो कहता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लोगों की भलाई के लिए बना हुआ राज्य है, और ये दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके साथ साथ उनको यह भी लग रहा था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा ही इस तरीके से, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो या बाकी सारी चीजें उसमें ऐसी है कि जिसके वजह से हर धर्म का समान सम्मान ये उसमें उचित किया गया है, उसमें इंश्योर किया गया है। तो ऐसे में ये दो शब्द डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद नेहरू समझते थे। तो ऐसा क्या हुआ 1976 में कि इन दोनों शब्दों को डालने की जरूरत पड़ी, और जिसके वजह से आज बीजेपी सवाल उठा रही है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति कहीं कुछ और है, उस वक्त की स्थिति कुछ और थी और इसीलिए ये दो शब्द वहां पर डाले गए थे। देखिए साहिल जी, इस बात से तो हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि हर समय की परिस्थिति अलग होती है। उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स का जहां जिक्र हो रहा है, वहां सच में इन्हीं बातों को कहा गया जो मैं अभी कह रहा था कि अनुच्छेद 14 से 16 हो, अनुच्छेद 25 से 28 हो, अनुच्छेद 38 से 40 हो, इन सब के अंदर वो पूरी भावना को कूट कूट कर भरा गया है। लेकिन समय की मांग को समझते हुए जब इन मूल्यों को देश की जनता के सामने सरल और सहज तरीके से दिखाना था और उस भाव को सबके सामने रखना था, क्योंकि आप 1977, 73, 74, 75 के दौर के जो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश है उन सबको समझ रहे हैं। उसके होने के बावजूद जब देश की जनता को हमें एक ये क्लियर मैसेज देना था कि इस देश की जो परिकल्पना है वो उस सेक्युलर फैब्रिक के साथ है, इस सरकार की जो परिकल्पना है उस सोशलिस्ट अप्रोच के साथ है, तो उसको संविधान की प्रस्तावना के साथ मर्ज किया गया। और जब आगे भी कोई समय आएगा, संविधान के और भी कोई ऐसे मूल्य जो आपको लगता है कि देश की जनता को बताने की बारी आएगी, तो हो सकता है कि आगे की सरकारें कोशिश करें, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर पाएंगे। आज आप इस शब्द को हटाने की भी कोशिश करेंगे तो आप क्या राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट टू फॉर्मेशन, राइट टू रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, आप क्या इन सारे जो हमारे यही तो सवाल उठता है ना क्या नीरज इन मिश्रा, सबको खत्म कर देंगे? कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही
इन्हीं आधारों पर बना हुआ है, इक्वालिटी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, तो फिर स्पेसिफिकली ये दो शब्द डालने का क्या मतलब है? क्योंकि इसके मतलब कुछ और भी निकलते हैं। वेस्टर्न फॉर्मेट में सोशलिस्ट होने का मतलब कुछ और निकलता है, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो ये कंफ्यूजन क्यों? और उसके साथ साथ जो आरएसएस का आरोप बार बार इस पर लगता है कि आप इन शब्दों को डाल के भारत की जो धार्मिक स्थिति है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसका साहिल जी, जिक्र मुझे ऑर्गेनाइजर लगता में भी है किया गया है। मुझे लगता है जो अभी पीएससी के आंकड़े निकल कर आए, जिसमें उस धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में जब सेक्युलरिज्म की बात की, तो अधिकांश लोग इस बात को मान रहे हैं कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात हो रही है। और हम यही बात तो हर बार कहते हैं कि हमारे देश का जो सोशल ठीक। फैब्रिक है, वो गंगा जमुनी तहजीब जो है, वो यही कहती है कि हम सबका सम्मान करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की तरह आज हम भी एक स्टेट रिलीजन की बात कर देते, लेकिन क्या उस स्टेट रिलीजन के साथ हम क्या जिस विकास की यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या हम वहां पहुंच पाते? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस परिप्रेक्ष्य में जब 1947 का जो दंश है वो आज तक हम लोगों को सताता है,